गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और मेरे साथ ये मैच खेलेंगे नीरज बाजपेयी। नीरज जी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्विकली देख लेते हैं किस तरह की पिच पे हफ्ते का ये पहला मैच होने वाला है। अमेरिकन मार्केट्स वीक फुटिंग पे थे। फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने के फैसले के बाद अनिश्चितता है किस हद तक ग्लोबल वोलेटिलिटी होगी, किस हद तक ग्लोबल अनसर्टेनिटी होगी, वो इक्विटी मार्केट्स पे दबाव बना रही है। इनफैक्ट यूरोप में भी हमने देखा जर्मनी के मार्केट्स तो 3% तक करेक्ट होते हुए नजर आए फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में, और एक वीक लीड मिली है एशिया को। तो ऑब्वियसली एशिया भी कमजोर नोट पे। जापान के बाजार निकली आज बंद है। बाकी एशियन पैक आपकी स्क्रीन पर अच्छी खासी कमजोरी के इंडिकेशन आते हुए। नीरज जी ऐसे में रणनीति कमजोरी तो साफ तौर पर दिख रही है और ऐसा लग रहा है कि आज भी थोड़ा सा वीक ट्रेडिंग सेशन होगा। हालांकि फ्राइडे थोड़ा सुधार था, लेकिन वो जो अनिश्चितता के बादल पहले थे वो फिर से कंटिन्यू होंगे और प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। सेक्टर्स लगता है कि शॉर्ट और लॉन्ग की मिक्स स्टडी में शॉर्ट थोड़ा ज्यादा स्टॉक्स हो गया। मूड बिगड़ा हुआ है। फेडरल रिजर्व कुछ भी करता हम नेगेटिव ही लेते। अब उन्होंने नहीं बढ़ाया तो भी हम चिंतित हैं उस बात को लेकर कि अब चीन या ग्लोबल ग्रोथ को लेकर किस हद तक झटका होगा। हमारा मानना है सिलेक्टिवली अभी भी इन मार्केट्स में बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी। शायद एक्सपायरी बेहतर लेवल्स के आसपास हो, लेकिन ये बात सच है जो फ्राइडे को हमने ऊपरी स्तरों से दबाव देखा था, लेकिन फिर भी लगता है थोड़े से लेग्स और हो सकते हैं इस मोमेंटम के, इस रैली के। हालांकि इवेंचुअली शायद यहाँ पे मूड बेरिश है और दबाव के साथ ही कामकाज होगा, इसलिए मिक्स टीम है। फोकस थोड़ा सा खरीदारी की तरफ ज्यादा। नीरज जी शुरुआत कहां से? एमटेक ऑटो के साथ शुरुआत करेंगे और यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह होगी। S&P ने जो इनकी ग्लोबल कंपनी है उसकी रेटिंग रद्द कर दी है क्योंकि उनका मानना है कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं जो कि तमाम दिक्कतों का कारण है। और डोमेस्टिक फ्रंट में तो आपने देखा होगा कि ऑलरेडी इनकी रेटिंग सस्पेंड कर चुके हैं। स्टॉक के सेक्टर्स को लगता है कि और प्रेशर देखने को मिलेगा। हालांकि पिछले कुछ दिनों में इसमें एक बाउंस दिखा था, लेकिन वो सस्टेनेबल बिल्कुल नहीं, क्योंकि फंडामेंटली कंपनी बहुत ही खराब हो चुकी है। बैलेंस शीट बहुत स्ट्रेस्ड है, तमाम सारे डिफॉल्ट्स ऑन कार्ड अभी भी हैं। सेक्टर्स को लगता है कि S&P की रेटिंग सस्पेंड करने की खबरों के बाद स्टॉक में और एक तेज गिरावट देखने को मिल सकती है। 45 के लक्ष्य के साथ इसमें बिकवाली करके चल सकते हैं। IDFC अगला स्टॉक होगा और यहाँ पे सिलेक्टर्स खरीदारी सलाह दे रहे हैं। कल इनको एक राहत मिली RBI की तरफ से कि इनका जो कुछ रिजर्व था उसको ये एडजस्ट कर सकते हैं अपने बैंकिंग लॉन्चिंग से पहले। सेक्टर्स को लगता है कि वो एक बेहतर कदम था। हालांकि एक्सपेक्टेड था कि ऐसा मंजूरी मिल जाएगी, लेकिन मंजूरी मिलना जरूरी था और वो इनको मिल चुकी है। सेक्टर्स को लगता है क्योंकि अक्टूबर में लॉन्च है बैंक की, शायद 2 अक्टूबर की डेट है लॉन्च की, तो सेक्टर्स को लगता है कि एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप है। और वैसे भी स्टॉक काफी करेक्ट हो चुका है, नीचे आ चुका है। यहाँ पे एक ट्रेडिंग बाउंस बनता हुआ दिखेगा। 145 के लक्ष्य के साथ IDFC में खरीदारी करके शुरुआत खरीदारी के साथ ही करेंगे और एक स्पेसिफिक पॉकेट को हम शुरुआत में टारगेट करना चाहेंगे। डेन नेटवर्क्स और डिश टीवी दोनों में हमारे एक्सपर्ट्स मानते खरीदारी करके चलें। ये स्पेस जो है केबल टीवी डिस्ट्रीब्यूशन, डिश टीवी कंपनीज की, शायद आज की ट्रेडिंग सेशन में ये पूरी पॉकेट, ये पूरी स्पेस फोकस में रह सकती है, हरकत में रह सकती है। और इसीलिए इन दोनों स्पेसी कंपनीज में से जो इन द बेट्स में लगते हैं अट्रैक्टिव, उनको हमने अपफ्रंट उतारा है। डेन नेटवर्क 13 राज्यों में 13 मिलियन सब्सक्राइबर्स, 200 शहरों में ये कंपनी मौजूद है। डिश टीवी वैसे आप सब जानते ही होंगे लार्जेस्ट डायरेक्ट टू होम एंटरटेनमेंट सर्विसेज कंपनी है इस देश की। ये दोनों ही कंपनीज को बड़ा फायदा होने वाला है क्योंकि वो तो वीकेंड जिस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं कि जो FDI कैप है इस स्पेस में, जो FDI की सीमा थी उसे बढ़ा दिया जाएगा। 74% पे वो कैप लगा हुआ था, अब इवेंचुअली कहा जा रहा है 100% की यहाँ पे मंजूरी आती हुई नजर आएगी तमाम ब्रॉडकास्ट कैरेज कंपनीज के लिए, यानी कि डायरेक्ट टू होम और केबल नेटवर्क कंपनीज को इसका भरपूर फायदा मिलेगा। ये मूव क्यों किया जा रहा है? मेरे ख्याल से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स ऑब्वियसली स्पेस में बहुत ज्यादा जरूरत है कैपिटल की, और उस मूव को, उस कैपिटल की भरपाई के लिए शायद सरकार यहाँ पे फैसला लेना चाहती है ताकि डिजिटलाइजेशन प्रोसेस और तीव्र गति से यहाँ पे पकड़ा जा सके, बढ़ाया जा सके। डिश टीवी आपको याद होगा वैसी फाइनेंशियल फ्रंट पे बड़ी स्ट्रांग परफॉर्मेंस है। ये कंपनी वापस कंपनी अब प्रॉफिटेबिलिटी में लौटती हुई आपको नजर आई होगी। 52 वीक हाईज के आसपास ये काउंटर लगातार कामकाज कर रहा है। एक तगड़ा मोमेंटम अपने लो लेवल से इस काउंटर ने दिखाया है और जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन ड्राइव और फोकस होगी, डिश टीवी और डेन नेटवर्क जैसी कंपनीज आपको यहां से और भी बेहतर परफॉर्म करती हुई नजर आएंगी। एक तो कैपिटल की बहुत ज्यादा जरूरत थी स्पेस में, और FDI जो 100% कर दिया जाएगा तो ये कंपनीज बड़े तगड़े बेनिफिशियरीज होंगी। पिछले ही महीने मुझे याद है मैं पढ़ रहा था डेन नेटवर्क्स को FIPB से मंजूरी मिली थी। वहां पे 49% FIS की लिमिट थी, जिसे बढ़ाकर 74% कर दिया गया था। यानी कि ये कंपनी डेन नेटवर्क्स ने FIPB को अप्रोच कर रहा था क्योंकि उनको लगता था एपेटाइट काफी है विदेशी संस्थागत निवेशकों की, और इस मूव के बाद शायद यहाँ पे अच्छा खासा पैसा आता हुआ नजर आए। सरकार धीरे धीरे काम कर रही है। आपको याद होगा मेडिकल डिवाइसेस, डिफेंस, कंस्ट्रक्शन में FDI रिलैक्स किया गया था। अब इवेंचुअली स्पेस में, तो ये स्पेस फोकस में रहेगी। दोनों के टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर, डेन पे 140 और डिश टीवी 118 के लेवल्स के आज अप्रोच करें। ये सिलेक्टिव पॉकेट में आउट परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ वक्त है हम दोनों की टीम्स के आप डिपेंडेबल खिलाड़ी जानने का।
बिल्कुल इसी स्पेस पे मेरा ही फोकस होगा और हैथवे केबल सेलेक्टर्स को लगता है खरीदारी करके चलना चाहिए। वन ऑफ द लार्जेस्ट केबल ऑपरेटर है, साथ ही ब्रॉडबैंड में है और सेलेक्टर्स को लगता है कि एक बड़ा ट्रिगर ये कि 31 दिसंबर तक सारी डिजिटाइजेशन कंप्लीट करने तमाम सारी कंपनियों के लिए बड़ा पॉजिटिव है और जो 100% FDI इसमें ऑटोमेटिक रूप से अप्रूव किया जा रहा है वो इसके लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव साबित होगा। और सेलेक्टर्स को ये भी लगता है कि फंडामेंटली आप देखेंगे तो तमाम सारी कंपनियों के बीच में हैथवे काफी स्ट्रांग परफॉर्मेंस है। लास्ट क्वार्टर के आप रिजल्ट देखेंगे तो इसमें 44 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया था, जो इससे पहले क्वार्टर में नुकसान था करीब 96 लाख रुपए का। तो सेक्टर्स को लगता है कि एक बहुत ही स्ट्रांग फुटिंग है, जो कैपिटल की जरूरत है वो इसके लिए अप्रूव होती हुई दिखेगी। तो जो एक खबर आती हुई दिख रही है उसका एक बड़ा फायदा है कि इसी हफ्ते उम्मीद की जा रही है कि मीटिंग होगी और कैबिनेट की तरफ से अप्रूवल दिया जाएगा, जिसके बाद से तमाम सारे स्टॉक्स को बेहद फायदा होगा। एक चीज ध्यान रखना चाहिए, 26 अगस्त को ही RBI की तरफ से ये अप्रूवल दिया गया था हैथवे को कि इसमें तमाम सारे जो FII से रजिस्टर्ड FII वो PIS के तहत इसमें स्टेक बढ़ा सकते हैं। तो सेक्टर्स को लगता है कि उस खबर को और इस खबर को दोनों को ही आप डॉट कनेक्ट करेंगे तो आपको दिखेगा कि स्टॉक में जबरदस्त कॉर्पोरेट एक्शन की एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं, जो इसी हफ्ते में लगता होने की पूरी संभावना है। तो ये एक जबरदस्त परफॉर्मेंस आज आपको दिखाएगा। 48 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करके चलें और सेक्टर्स को लगता है कि एक पोर्टफोलियो स्टॉक भी हो सकता है, क्योंकि दिसंबर तक जो डिजिटाइजेशन कंप्लीट होगा उसके बाद आप इनकी रेवेन्यूज में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखेंगे, क्योंकि तब शायद ही कोई ऐसा पॉकेट होगा जहां से इनका रेवेन्यू जनरेशन होता हुआ नहीं दिखे। तो 48 का लक्ष्य 39.50 पे स्टॉक लॉस। एक पसंदीदा स्टॉक हमारा DCW। ध्यान रखें ओवर द वीकेंड आपने देखा कच्चे तेल के प्राइसेस खासे नरम पड़ते हुए नजर आए। नामेक्स तो इनफैक्ट 5% के आसपास का करेक्शन दिखा चुका है। हमें लगता है ये जो तमाम कंपनीज हैं जो क्रूड प्ले हैं इनमें आज एक ट्रेडिंग बम्प तो वैसे भी देखने को मिलेगा, लेकिन ये काउंटर हमें वैसे भी फंडामेंटल्स के लिहाज से काफी पसंद आता है। ध्यान रखें गोल्डमैन सैक्स की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी इसमें कहा गया है आने वाले कई सालों तक क्रूड के प्राइसेस बड़े सबड्यूड रहने वाले हैं। आसान शब्दों में इसका मतलब ये हुआ कि DCW जैसी कंपनी जो कि क्रूड और क्रूड डेरिवेटिव्स पर डिपेंडेंट है, कच्चे माल की लागत यहीं से आती है मेजॉरिटी इनकी, इन कंपनीज को आने वाले कई सालों तक लगातार सस्टेन्ड फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये कंपनीज कच्चे तेल की कीमतों में जो कमजोरी आ रही है और जो कमजोरी एंटिसिपेटेड है, कई लोग तो अब मान रहे हैं कि शायद यहां से भी और सिग्निफिकेंट प्रेशर देखने को मिल सकता है कच्चे तेल में। DCW जैसी कंपनीज के ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में एक मार्क्ड इंप्रूवमेंट शायद देखने को मिले। इस कंपनी की जो PVC डिवीजन है, कच्चे तेल की कीमतें जो गिर रही हैं उसका सबसे ज्यादा फायदा उस डिवीजन को होता है और टॉप 6 प्रोड्यूसर जो है PVC के उनमें से एक है, ध्यान रखें, DCW। और इस कंपनी जो इसकी जो डिवीजन है वो कुल मार्केट का 10% के आसपास का शेयर रखती है, तो अच्छा खासा फायदा शायद इस कंपनी को मिले। और वैसे भी ऑफलेट मैं कच्चे तेल की कीमतों को लगातार DCW को हाईलाइट करता हूं। ऑफलेट आपने रिजल्ट्स भी देखेंगे, लगातार इस कंपनी के रिजल्ट्स में एक मार्क्ड इंप्रूवमेंट प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिल रहा है। कच्चे तेल से ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ध्यान रखें इंप्रूव होता है। Q4 FY15 में मुनाफा 96% जंप, Q1 FY16 यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर की पहले क्वार्टर में 21% के आसपास का जंप था मुनाफे में। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस यानी कि जो OPMs मार्जिन जो होते हैं वो 9% से बढ़कर 13% पे पहुंचे थे, इसीलिए एक इंटरेस्टिंग प्ले है। दूसरी इंटरेस्टिंग हाईलाइट इस कंपनी के साथ ध्यान रखें, इस कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं लगातार हिस्सेदारी खरीदते हैं। मैंने कई बार अपनी टीम में लिया है जब मैंने देखा था कि प्रमोटर्स खरीदारी कर रहे हैं, आपको याद होगा क्रीपिंग एक्विजिशंस के जरिए प्रमोटर अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। पिछले एक साल में 4% स्टेक बढ़ाया गया है, प्रमोटर्स का 48% स्टेक है और इनफैक्ट इस कंपनी के प्रमोटर्स और बिजनेस एसोसिएट्स को 2 महीने पहले ही मेरे ख्याल से 75 लाख और 32 लाख शेयर रिस्पेक्टिवली अलॉट करे गए थे बोर्ड मीटिंग के जरिए। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग 12% के आसपास की डीसेंट नजर आती है। इस कंपनी के तमिलनाडु, गुजरात में कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं। रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है इस कंपनी के प्लांट्स की कहा जाता है काफी ऊंची है, 1200 से 1500 करोड़ रुपए के आसपास आसानी से होगी। इस कंपनी का मार्केट कैप ध्यान रखें 400 करोड़ रुपए के आसपास का है। तो इंटरेस्टिंग प्ले है कच्चे तेल, और वैसे भी जिस तरह के प्रमोटर्स लगातार इस कंपनी स्टेक बढ़ा रहे हैं वो ज्यादा इंकरेजमेंट देता है इस कंपनी को लेकर, इसलिए हम रह के इस कंपनी को रिकमेंड करते हैं। रडार पे रखें, आज के लिए लेवल्स आपकी स्क्रीन पर, लेकिन एक अच्छा इंटरेस्टिंग बाय हो सकता है। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद होने की टीम्स के मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ियों पर फोकस। मिडिल ऑर्डर में टाटा मोटर्स पहला स्टॉक होगा और यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह दे रहे हैं। सेक्टर्स को लगता है कमजोर दिख रहा है और इसमें गुंजाइश नहीं बन रही, कई बार बाउंस करता है लेकिन 330-32 के आसपास स्टॉक में एक बहुत तगड़ा रुकावट देखने को मिलती है, उससे ऊपर जा नहीं पाता, कोशिश करता है। और जिस तरीके से फ्राइडे के सत्र में आप देखेंगे थोड़ी सी मजबूती इसमें देखिए, हमें लगता है प्रॉफिट बुकिंग होगी। 321 के लक्ष्य के साथ बिकवाली करें। ICICI बैंक में भी वैसा ही पैटर्न दिख रहा है, ये भी काफी ऊपर जाने की कोशिश करता है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाता, सप्लाई लगातार इसमें बनी हुई दिख रही है। ADR आप देखेंगे काफी कमजोर है। 270 के लक्ष्य के साथ ICICI बैंक में बिकवाली करें, 281 पे स्टॉप लॉस लगाएं। SKS माइक्रो शुक्रवार को हमने शॉर्ट किया था और करीब 15-16% गिरा था, हमें लगता है अभी भी इसमें कमजोरी है।
हालांकि तमाम ब्रोकरेजेस हाउस इसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो फंडामेंटल खबर इनके लिए आई कि इनको लाइसेंस नहीं मिला स्मॉल बैंक का, वो जबरदस्त नेगेटिव है और इनकी जो कॉम्पिटिटिव एज था वो खत्म होते हुए दिखेगा, क्योंकि बेसिक डिफरेंस फंडामेंटल आएगा बिजनेस में। सेक्टर्स लगता है कि अभी और कमजोरी इसमें बाकी है। 368 के लक्ष्य के साथ इसमें बिकवाली करें, 384 के स्टॉप लॉस होंगे। अच्छा, एसजीएस निफ्टी कमजोर है, लेकिन हम अभी भी फोकस खरीदारी पर ही कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कुछ सिलेक्टिव पॉकेट्स हर निशान के साथ कामकाज करें। शुरुआती जो वीकनेस एसजीएस निफ्टी दर्शा रहा है, शायद इंडियन मार्केट कमजोरी के साथ खुले तो शायद आपके लिए बेहतर लेवल्स होंगे लोअर लेवल्स पर खरीदारी करने के, तो उस लिहाज से आपको कॉशियसली और स्मार्टली ट्रेड करना पड़े शायद। जेट एयरवेज हम अभी भी लेकर कॉन्फिडेंट है इस काउंटर को। एक तो कच्चे तेल की जो कीमतें गिर रही हैं, उसके बाद हमने देखा इन स्टॉक्स तगड़ी रेटिंग होती हुई नजर आई थी, और अभी भी मार्क इंप्रूवमेंट ऑपरेटिव परफॉर्मेंस में आता हुआ नजर आएगा। डीसीडब्ल्यू हमने हाईलाइट करा था कच्चे तेल का प्ले, ये दूसरा प्ले है जेट एयरवेज। इस कंपनी के साथ तो अच्छी बात है, जो प्रिंटेज अब थोड़ा स्ट्रांग हो गया है, एतिहाद भी इस कंपनी में आ गया है। एतिहाद और उसके इक्विटी पार्टनर्स मिलकर फंड रेजिंग कर रहे थे, ग्लोबल फंड रेजिंग। $500 मिलियन जुटाने की योजना थी, जिसे बढ़ाकर अब $700 मिलियन कर दिया गया है, और इस कंपनी के पास उस टोटल फंड रेजिंग का 16% आएगा। तो जेट एयरवेज के पास करीब $110 मिलियन इस ग्लोबल फंड रेजिंग के जरिए आता हुआ नजर आएगा। तो दो ये इंटरेस्टिंग और डेवलपमेंट है। हमें लगता है जेट को आप रडार पर रखें, यहां से भी स्मार्ट मूव शायद काउंटर दे सकता है। होटल लीला वेंचर्स, हम कंपनी को लगातार कई बार हाईलाइट कर चुके हैं। हमने हाईलाइट किया था कि किस तरह से ये कंपनी लगातार कोशिश कर रही है अपने डेट को पेयर ऑफ कम करने की, अपने एसेट्स बेचकर। ओवर द वीकेंड इस कंपनी के लिए पॉजिटिव खबर फाइनली आती हुई, जो इसकी गोवा की एक मां की प्रॉपर्टी थी वो इस कंपनी ने बेच दी, और बेहतरीन वैल्यूएशन पे 725 करोड़ रुपए के आसपास इस प्रॉपर्टी के जरिए आएगा। बेची जाएगी एक मलेशियन एंटिटी को, लेकिन मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट होटल लीला के पास ही रहने वाला है। तो एसेट लाइट जो स्ट्रेटजी है उस पर एक कंपनी फोकस करती हुई। ध्यान रखिए, इस कंपनी को सबसे बड़ी दिक्कत है जो कर्ज का बोझ है, 5000 करोड़ रुपए के आसपास शायद इस कंपनी का कर्ज है। अगला अनाउंसमेंट हम अवेट कर रहे हैं इस गोवा की प्रॉपर्टी के बाद, शायद वो चेन्नई की जो होटल लीला की प्रॉपर्टी है वो शायद जल्दी ऑफ द ब्लॉक या बिकती हुई नजर आए। होटल लीला अगर डेट पेयर ऑफ कर पाता है तो एक इंटरेस्टिंग हो सकता है, लेकिन वीकेंड में जो डेवलपमेंट आया है वो ऑब्वियसली स्टॉक का अच्छा पॉप देगा। आज के लिए टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर। फाइनली यहाँ पे मिडिल ऑर्डर में एक और स्टॉक जो है वो एबीजी शिपयार्ड का है। ये भी अपने रीसेंट हाई से बड़ा स्ट्रॉन्ग करेक्शन दिखा चुका है। मेरे ख्याल से 260-262 के आसपास ये राइज थे, 45% नीचे है। लगातार इस कंपनी में लो लेवल एक्विजिशन हो या फिर स्टॉक एक्वायर किए जा रहे हैं, इसको रडार पे रखें। आज के लिए 155 तक के लेवल तक यहाँ पे अप्रोच करने की रणनीति। इसी के साथ फ्री हिट्स का डिजिटल लेवल सिटी केबल का स्टॉक फ्री हिट के तौर पे सेक्टर्स में चुना है। शुरुआत हमने आपको थीम बताया कि सरकार अब 100% एफडीआई में ऑटोमेटिक रूट से लाने की तैयारी कर रही है, जो कि इसी हफ्ते कैबिनेट के अप्रूवल मिलने की पूरी संभावना है। सिटी केबल एक और बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है। सेक्टर्स को इसलिए पसंद आ रहा है क्योंकि डिजिटल और एनालॉग दोनों ही सिस्टम में है, चैनल डिस्ट्रीब्यूशन में है और काफी स्ट्रांग फुटिंग पे है। सेक्टर्स का मानना है कि स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। 52 वीक हाइस की तरफ लगातार स्टॉक बढ़ता हुआ दिख रहा है, और इंटरेस्टिंग ये है कि इन्होंने क्यूआईपी किया जून में 35 रुपए के आसपास, स्टॉक उसी के आसपास ट्रेड करा। उसके बाद से एक सिग्निफिकेंट उछाल की इसमें पूरी गुंजाइश बनती, 250 करोड़ रुपए कंपनी ने रेज किए थे। इसके अलावा इसमें आप देखेंगे तो प्रोमोटर्स होल्डिंग 66% है, एफआईआई होल्डिंग 13% है, डीआई होल्डिंग 8% है। तो बहुत ज्यादा लिक्विड काउंटर है नहीं ये कि आपकी बहुत ज्यादा वेरी करे। सेक्टर्स लगता है बहुत स्ट्रांग हैंड्स में है, और एचडीएफसी ने 90 लाख शेयर पिछले महीने इसमें खरीदे। सेक्टर्स लगता है वो भी एक मजबूती का संकेत। और अब जिस तरह की खबरें इसमें आ रही है कि एफडीआई रूट बढ़ेगी, तो जो इस सेगमेंट के लिए कैपिटल इन्फ्यूजन की जरूरत थी, क्योंकि जो काम ये करना चाहते हैं डिजिटाइजेशन, उसके लिए जितनी जरूरत है कैपिटल की, वो एक तो क्यूआईपी पूरी की, और अब उससे ज्यादा इसका फायदा होगा। जैसे हमने आपको शुरू में बताया कि 31 दिसंबर लास्ट डेट है डिजिटाइजेशन की, उसके बाद से रेवेन्यू में सिग्निफिकेंट उछाल देखने को मिलेगा। और सेक्टर्स को लगता है कि ऐसे स्टॉक जहां पे स्ट्रांग हैंड्स ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं और 52 हाइक्स के आसपास स्टॉक पहुंचने वाला है, वहां से एक री रेटिंग का पूरा ही केस बनता है। तो सेक्टर्स को लगता है यहाँ पे भी खरीदारी करके चलना चाहिए। हमें लगता है कि आज 40-41 के टारगेट इसमें आसानी से अचीव होते हुए दिखेंगे, खरीदारी करके चलें। आशीष, डिपेंडेबल तौर पर हमने एक इंटरेस्टिंग प्ले जो कई बार पहले भी हाईलाइट कर चुके हैं, डीसीडब्ल्यू, उसको मेंशन करा था। और फ्री हिट के तौर पे भी एक और ऐसा जो पुराना रिकमेंडेशन रहा है कई बार, एमटीएनएल का काउंटर हमें पसंद आता है, क्योंकि ये कंपनी इस समय थ्रो वैल्यूएशन पे तमाम कंसर्न्स हैं, उसी के चलते स्टॉक की बहुत तगड़ी पिटाई हुई थी। लेकिन तो तमाम कंसर्न्स काफी हद तक इस प्राइस पर जो $1500 के आसपास उसको नजर आता है, प्राइस दिन नजर आती है, इसीलिए इन लेवल्स पे पसंद है। सबसे की ट्रिगर जो हम कई बार हाईलाइट कर चुके हैं कि बीएसएनएल के साथ जो विलय होना है, मर्जर होना है, और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स तो पेक करती हैं कि शायद दिसंबर तक वो विलय फाइनली टर्मिनेट होता हुआ नजर आए, यानी कि अब से सिर्फ 2-2.5 महीने की बात है। हमें लगता है अकाउंटों को रडार पे रखना चाहिए। कहा जा रहा है अप्रैल 2016 यानी कि अगले फाइनेंशियल ईयर से ये नई प्रपोज एंटिटी अपने ऑपरेशन शुरू करती हुई नजर आएगी। बीएसएनएल के जिस तरह के ह्यूज एसेट्स हैं वो मर्ज होंगे, एमटीएनएल जो लिस्टेड एंटिटी है उसमें, उसका भरपूर फायदा स्टॉक को मिलना चाहिए।
प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस यानी कि पीएमओ ने ध्यान रखें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर को रिक्वेस्ट करा था एक फीजिबिलिटी रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय को लेकर। इस रिपोर्ट में ये जो जुलाई में सबमिट हुई है इवेंचुअली, इसमें कहा गया है कि जो नई ऑर्गेनाइजेशन है वो टेलीकॉम कॉम्पिटिटिवनेस जो देखने को मिल रही है तमाम प्राइवेट प्लेयर्स के साथ, उसके एट पार ये कंपनी मर्ज एंटिटी आपको नजर आएगी। तो इंटरेस्टिंग उसके आज से वैल्यूएशन से तो वैसे आपको एक जंप देखने को मिल सकता है एक सिंगल टेलीकॉम फर्म जब ये कंपनी बनेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हम पहले भी हाईलाइट कर चुके हैं इस कंपनी को लेकर, टेलीकॉम स्पेस में जो स्पेक्ट्रम शेयरिंग और ट्रेडिंग के लिए अप्रूवल मिला था, आप माने ना माने बीएसएनएल एमटीएनएल जो मर्ज एंटिटी है उसके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा, क्योंकि काफी हद तक अनयूटिलाइज स्पेक्ट्रम है इन कंपनीज के पास जो कि शेयर करा जा सकता है, जो कि ट्रेड किया जा सकता है। तो एक और फायदा इस कंपनी के लिए 52 हफ्तों के लोज जो है उसके आसपास एमटीएनएल का काउंटर है। मुझे याद है सीएससी जैसी ब्रोकरेज भी बुलिश हुई थी, आपको याद होगा जब मोदी सरकार की बात आई थी, जो पीएसयू स्टॉक्स थे उसमें उनकी टॉप पिक थी एमटीएनएल। तो लोग बुलिश हैं, समय लगेगा अनलॉकिंग में, 2.5 महीने का समय। अब हमें लगता है शायद एक्चुअल वक्त आ चुका है जब स्टॉक की रेटिंग होती हुई नजर आएगी। आज के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर ये वो चुनिंदा स्टॉक्स है जो हमें लेवल्स के आसपास अट्रैक्टिव नजर आते हैं, जो एक्यूमुलेशन जोन में जहां पे आप खरीदारी कर सकते हैं। इसी कड़ी में एक एमटीएनएल भी काउंटर है, इंटरेस्टिंग प्ले हो सकता है, स्मार्ट मूव है, शायद काउंटर डिलीवर करता हुआ नजर आए। छोटे से ब्रेक, उसके बाद हम दोनों की टीम्स के आखिरी के 3 खिलाड़ियों पर फोकस। औरोबिंदो फार्मा खरीदारी की सलाह होगी। सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे एक यूएस एफडीए इनकी एक दवा को जो मंजूरी मिली है काफी सिग्निफिकेंट है। 716 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करिए। ओएनजीसी में बिकवाली करिए। क्रूड की प्राइसेस तो गिरी हैं, साथ ही गैस की कीमतें अक्टूबर से कम होने जा रही, $3.66 पर MMBTU हो जाएंगी। सेक्टर्स को लगता है कि वो भी एक काफी नेगेटिव होगा इस स्टॉक के लिए। 230 के लक्ष्य के साथ इसमें बिकवाली करें। और यूको बैंक में भी आज में लगता है बिकवाली जो हावी देखने को मिले, क्योंकि फ्राइडे सेशन में थोड़ा सा मूव दिखेगा, लेकिन काफी सारा फंड इनका निकलना है जो टोटल डिपॉजिट का 8% जो ईरान को इनको वापस करना है विदाउट इंटरेस्ट, तो उसकी वजह से एक दबाव रहेगा। 42 के लक्ष्य के साथ यूको बैंक में भी बिकवाली करके जा सकते हैं। आशीष फिलाटेक्स इंडिया, लेकिन इस कंपनी हमारे एक्सपर्ट्स मानते खरीदारी करें। मैं देख रहा था एक्सचेंजेस पे इस कंपनी ने इन्फॉर्म करा है कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए ये कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसमें 100 मिलियन मेट्रिक टन पर डे की पॉलिस्टर फुली ड्रॉन यार्न्स की एग्जिस्टिंग यूनिट जो है दहेज में, उसमें एडिशनल फैसिलिटी लगाने की बात कर रहा है। इंटरेस्टिंग है क्योंकि सब इसको बैलेंसिंग इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां पे लैंड, ऑक्सिलरी बिल्डिंग, यूटिलिटीज वगैरह ऑलरेडी हैं। तो ऑब्वियसली इकोनॉमीज ऑफ स्केल अब इस कंपनी के पास आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कम खर्च पे ज्यादा आउटपुट यहाँ पे आप लेती हुई नजर आएगी आपको। इलेक्ट्रिकल एडवांटेज मिलेगा डिप्रिसिएशन का, ब्याज पर खर्च का इस कंपनी को। तो इस कंपनी को रडार पर रखें। इंटरेस्टिंग एक्सपेंशन प्लान है। मेरे ख्याल से कुल मिलाकर 100 करोड़ रुपए के आसपास के एक्सपेंशन प्लान है इस कंपनी के, और बैंकर्स ने ऑलरेडी उसे वेट कर रखा है। फाइनेंशियल क्लोजर हो चुका है उस एक्सपेंशन के लिए जो 100 करोड़ रुपए जुटाने हैं। फिलाटेक्स इंडिया रडार पर रखें, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। 2 बिकवाली करने की सलाह। हालांकि हमें तो अभी भी काफी सारे खरीदारी करने के मौके आ रहे हैं, इसलिए हमने काफी स्टॉक बताया जहां पे हमें लगता है निबलिंग करने के मौके होंगे। लेकिन कोलगेट और बजाज फाइनेंस, ये दोनों ऐसे काउंटर्स हैं जिन पे जितना का बिल्डअप हो रहा है वो वीकिश ट्रेंड की तरफ इंडिकेट कर रहा है। बजाज फाइनेंस तो आपको याद होगा इससे कहीं ऊपर 5400 के लेवल के आसपास हमने हाईलाइट करा था। उसके बाद देखिए 500 रुपए झटक चुका है ये काउंटर। हमें लगता है अभी भी शायद बिकवाली का प्रेशर इन काउंटर से देखने को मिल सकता है। तो दोनों फंडामेंटली बड़ी स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, लेकिन जिस तरह का बिल्डअप है वो इंडिकेट कर रहा है वीकिश ट्रेंड्स। चलिए हमारी 10 की टीम क्विकली एक बार क्विकली रैप कर दूं आपके लिए। फोकस खरीदारी पर ज्यादातर आज के ट्रेडिंग सेशन में डेन नेटवर्क्स और डिश टीवी ओवर द वीकेंड जो एफडीआई बढ़ाने की बात आई है 74% से 100% करने की, बड़ा तगड़ा पॉजिटिव है इन दोनों ही कंपनीज के लिए। तो इन दोनों को रडार पे रखें। डिश टीवी तो जिस तरह के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस डिलीवर कर रही है एक एडेड एडवांटेज है। डीसीडब्ल्यू कच्चे तेल की कीमतों में जिस तरह की तगड़ी पिटाई हो रही है, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। प्रोमोटर्स जो स्टेक लगातार खरीद रहे हैं, हमें इस कंपनी में काफी कॉन्फिडेंस आ रहा है लेवल्स पर। होटल लीला प्रॉपर्टी बेची गोवा में अच्छे वैल्यूएशन पे। एबीजी शिपयार्ड यहाँ पे खरीदारी लगातार हो रही है लोअर लेवल्स पे इस काउंटर में। जेट एयरवेज कच्चा तेल और साथ साथ जो एहतियात फंड रेजिंग कर रहा है उसका अच्छा खासा पैसा इस कंपनी के पास आएगा। फ्रीट के तौर पे एमटीएनएल का काउंटर एक ऐसी कंपनी जो वैल्यूएशन वाइज बड़ी अट्रैक्टिव नजर आती है। रिस्क रिवॉर्ड लेवल्स के आसपास फेवरेबल है, और सबसे कुछ एसेंशियल ट्रिगर इस कंपनी के लिए बीएसएनएल का विलय, और शायद कहा जा रहा है वो जल्द होगा। फिलाटेक्स इंडिया जिस तरह का एक्सपेंशन कर रही है दहेज में, प्रॉफिटेबिलिटी में एक मार्क इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, रडार पे रखें। और फाइनली कोलगेट और बजाज फाइनेंस जिस तरह की पोजीशंस बिल्डअप हो रही है वो इंडिकेट करें शायद थोड़ा सा वीकेशनेस के साथ ही काउंटर ट्रेड कर सकते हैं। तो इन दोनों में बिकवाली करने की रणनीति। मेरी टीम ने डाली आपको तो वहां पे बिकवाली और ज्यादा मिलेंगे। एमटेक ऑटो, एसएनपी ने रेटिंग सस्पेंड करी है। वहीं आईडीएफसी को एक फंड है जिसको वो एडजस्ट करने को मिलेगा नए बैंक के साथ। वो दोनों ही खबरें पॉजिटिव होते। एक यहाँ पे एचडीएफसी ध्यान रखिएगा, खरीदारी की सलाह यहाँ पे एचडीएफसी सेल नहीं है, एमटेक ऑटो सेल है। एचडीएफसी में खरीदारी की सलाह होगी।
वहीं हैथवे केबल्स, जैसा कि अभी खबर आ रही है 74 से 100% FDI कर दिया है, उसका बड़ा फायदा होगा। वहीं सिटी केबल को भी इसी बात का जबरदस्त फायदा होगा। लेकिन SKS माइक्रो में शॉर्ट करके चलिए, क्योंकि यहाँ पे कमजोरी के संकेत साफ तौर पे बनते हुए दिख रहे हैं। जिस तरीके के फ्राइडे के सेशन में हमने शॉर्ट किया था, वहां पे एक कमजोरी देखने को मिली। ICICI बैंक में बिकवाली करिए, कमजोर दिख रहा है काउंटर, और टाटा मोटर्स में भी वीकनेस के साफ संकेत है। लेकिन अरविंदो फार्मा में एक दवा को उनको US FDA की मंजूरी मिली, इसलिए खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन ONGC गैस की कीमतें 1 अक्टूबर से कम होने की संभावना बन गई पूरी तरीके से, जो काफी सिग्निफिकेंट है। प्रेशर रहेगा, बिकवाली करके चलिए। और यूको बैंक में भी बड़ा चंक ईरान को वापस करना है, इसकी वजह से इस पर एक प्रेशर देखने को मिले, तो यहाँ पे भी शॉर्ट करने की सलाह होगी। तो इसी के साथ आशीष और मुझे इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के तुरंत बाद लेके आ रहे हैं मार्केट काउंटडाउन, और CNBC बाजार पर होगा मॉर्निंग टिकर।